हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने एग्जाम का एक न्यू सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और वो न्यू सेक्शन होगा हिंदी का, यानी कि हिंदी पेडागोजी का। हिंदी जो है वो एग्जाम में 30 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की? 30 मार्क्स की, जिसमें जो 15 मार्क्स हैं आपके, वो उसमें आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश मिलेगा, यानी कि एक पैराग्राफ होगा जो आपको सॉल्व करना है और एक पोएट्री होगी जो कि आपको सॉल्व करनी है। अगर आप लैंग्वेज 1 पे हिंदी ले रहे हैं तो एक गद्यांश और एक पैराग्राफ और एक पोएट्री आपको सॉल्व करनी है, एक कविता आएगी 15 मार्क्स में। और अगर लैंग्वेज 2 पे ले रहे हैं तो आपको 2 पैराग्राफ सॉल्व करने हैं, कविता नहीं आएगी। ये सिंपल आप समझ गए होंगे। और जो बचे हुए 15 मार्क्स हैं उसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और 15 मार्क्स में जो पेडागोजी पूछी जाएगी उसके कुछ 7 से 8 टॉपिक हैं और मैं कोशिश करूंगी कि 5 to 6 वीडियोस में, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बातें कही हैं और भाषा विकास, भाषा कौशल, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट की, कुछ नॉम चॉम्स्की की और पियाजे वाइगोस्की, इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है, ऐसे करके कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी 5 to 6 वीडियोस में आपका जो ये 15 मार्क्स है ये पूरा कवर अप हो जाए। और हो जाएगा 5 to 6 वीडियोस में जो आपका कंटेंट है वो कवर अप हो जाएगा। और उसके बाद कुछ हम लोग 10 क्वेश्चंस करके अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। हर टॉपिक से आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन मिलेगा। वो प्रीवियस ईयर भी होगा, टॉपिक से रिलेटेड भी होगा, उसमें सब कुछ मिक्स आएगा। इन शॉर्ट की जो आपके 15 मार्क्स हैं, अगर जो आप कंटेंट है उसको देख लेते हैं, प्लस जो आपकी प्रैक्टिस में करवाऊंगी उसको कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन 15 आउट ऑफ 15 लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15 आउट ऑफ 15 लैंग्वेज में तो बहुत इजीली आ जाते हैं। प्लस अगर आपने यहाँ भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली पैराग्राफ और पोएट्री की, अगर आपने पैराग्राफ और पोएट्री की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस ईयर उठा के, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो वैसे तो एग्जैक्ट वो नहीं आएंगे, कभी भी पैराग्राफ या पोएट्री रिपीट नहीं होती है, बट अगर आप 10 से 15 पैराग्राफ और 10 से 15 पोएट्री की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि हिंदी के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत इजी होगा, अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लेवल समझ में आएगा कि हाँ इस लेवल पे और इस जॉनर से क्वेश्चंस आते हैं, इस जॉनर से पूछा जाता है। तो अगर आप ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, देन 30 आउट ऑफ 28, 29, इवन 30 आउट ऑफ 30। वैसे तो ग्रामर में एक आध क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं तो 30 को हटा देते हैं, बट मिनिमम 28 मार्क्स आप पे कंफर्म है। हिंदी है, हमारी लैंग्वेज है, उसमें हम वैसे भी अच्छा परफॉर्म करते ही हैं इन कंपेयर टू इंग्लिश। तो इसलिए जो 15 मार्क्स के लिए आपका डिस्कशन मैं करवाऊंगी, बचे हुए 15 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस आपको करनी है और 28 कंफर्म है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाषा अधिगम और अर्जन। पहले इसको सिंपली हम लिखेंगे भाषा विकास और इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो है अधिगम और अर्जन का। अधिगम और अर्जन। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ये जो आपका एक टॉपिक है अधिगम और अर्जन, कि जो भाषा विकास का जो टॉपिक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, इससे मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये 2 वीडियोस में आपका 4 से 5 नंबर कंफर्म है और इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक, बहुत बेसिक सी पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगी। वो बेसिक पॉइंट्स हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें क्या ही है, बट उनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन उसी से आता है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बट सिंपल चीज़ें
भी हमें रिकॉल करनी पड़ती है। अगर हमने उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो सिंपल चीज़ें भी हमारा नंबर डुबा सकती हैं। तो उसके लिए बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगी, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाऊंगी, एक एक चीज़ को मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की, कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या है। हम सबको पता है कि भाषा क्या होती है, बट फिर भी सिंपल भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को कह सकते हैं, सामने वाले की बात को समझ सकते हैं। भाषा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन लाइफ में। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम जो आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहे हैं, हम किसी की बात को समझ नहीं पाते, अपनी बात को कह नहीं पाते, और जो इतनी डेवलपमेंट है, जो इतना डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। इसलिए भाषा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा का हमारी लाइफ में या हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद समझते होंगे। आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। और संप्रेषण का इसका एक प्रकार है, क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम है यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है। और इसके द्वारा क्या है, ज्ञानार्जन हो सकता है। भाषा क्या होती है, ज्ञानार्जन में सहायक होती है। यानी कि ज्ञान के अर्जन में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ने लिखने में, स्टडी में लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप अच्छे से जानते हैं। ज्ञानार्जन में सहायक होती है, विचारों के आदान प्रदान का साधन, संप्रेषण का माध्यम है। ये एक तरह से आप इसका फंक्शन भी कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज का फंक्शन होता है, यानी कि लैंग्वेज का प्रकार होता है। लैंग्वेज क्या क्या करती है, भाषा का काम क्या क्या है। तो विचारों के आदान प्रदान का साधन है, संप्रेषण का माध्यम है, ज्ञानार्जन में सहायक है। तो सिंपल हमने इसको इतना समझा, वैसे ये बस समझने के लिए है। ज्ञानार्जन में सहायक है यानी कि ज्ञान के अर्जन के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, लैंग्वेज का। लैंग्वेज नहीं है तो फिर हम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा का डेफिनेशन और भाषा का प्रकार क्या होता है ये हमने समझा। प्लस भाषा के प्रकार, कितने प्रकार में होती है भाषा ये जानना है। अब इसके 3 हम लोग कह सकते हैं टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है लिखित, ठीक है। उसके बाद मौखिक, या हम रूप भी इसको कह सकते हैं। रूप नहीं, प्रकार ही कहेंगे, रूप में कुछ और आएगा। और सांकेतिक, ठीक। लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ठीक है। भाषा किन किन रूप में होती है, लिखित रूप में भाषा होती है रिटन फॉर्म में, मौखिक जो हम बोलते हैं, बोलने में प्रयोग करते हैं, और सांकेतिक भाषा भी होती है जिसको हम सिंबल्स के थ्रू कहते हैं। जैसे कि अब जैसे हमने राइट और लेफ्ट के लिए, जैसे कहीं पे भी बोर्ड लगा हुआ है कि इधर जाने के लिए इधर, यानी कि राइट, पता नहीं राइट होगा लेफ्ट होगा मुझे नहीं पता, सीधे जाने के लिए इधर, ऑपोजिट के लिए, टॉप के लिए, बॉटम के लिए, ये जो सिंबल्स हैं इनको हम समझ जाते हैं। एंड किसी भी चीज़ के प्रोहिबिशन के लिए अगर हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक कहीं पे मोबाइल यूज़ करना जो है वो प्रोहिबिटेड होता है, या नो पार्किंग का बोर्ड हम समझ जाते हैं देख के। तो ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको देखकर हम समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो भाषा सांकेतिक रूप में भी होती है, तो ये सिंबल्स के थ्रू होता है। तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ये एक चीज़ हमने समझी। और उसके बाद
एक पॉइंट है जिससे क्वेश्चन भी आता है, वो है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप, जिसमें फर्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि मदर टंग। हम समझ गए होंगे कि मातृभाषा क्या होती है। वो लैंग्वेज, हमारी माँ की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। वो लैंग्वेज जो हम सबसे पहले सुनते हैं जब हमारा बॉर्न होता है, उसके तुरंत बाद हमारी फैमिली में जो लैंग्वेज बोली जाती है, हमारे आसपास के वातावरण में जो लैंग्वेज बोली जाती है, वो जो भाषा होती है वो हमारी मातृभाषा होती है। जैसे कि हिंदी हो सकती है किसी की, अगर कोई फॉरेन में है तो उनकी इंग्लिश हो सकती है, कोई गुजरात में है गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ऐसे अलग अलग तरह की लैंग्वेज हो, अलग अलग तरह की भाषा हो सकती है। हमारी मातृभाषा यानी कि सिंपल मदर टंग, जो हम अपने सबसे पहले जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जो हम अपने आसपास सुनते हैं और सुनकर उसे बोलने लगते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। उसके बाद सेकंड जो होती है वो है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा यानी कि जो राष्ट्र की भाषा होती है, नेशनल लैंग्वेज, वो भाषा जो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह भाषा जो पूरे देश के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है, जो पूरे देश में चलती है, पूरे देश के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, वह भाषा जो पूरे देश के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है, जो भाषा पूरे देश में चलती है, जो भाषा हम ऑफिशियली यूज करते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होता है, वो भाषा राष्ट्रभाषा होती है। और जो थर्ड नंबर है वो है राजभाषा। राजभाषा यानी कि वो भाषा जो राजकाज के लिए यूज की जाती है। अब हमारे जो देश है, जो हमारा इंडिया है, उसकी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा जो इंडिया है, ऐसा कहते हैं कि भारत की लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, बट हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन भी आता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी राजभाषा है। और इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? इसको हम एक क्वालिटी भी कह सकते हैं या एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, डिसक्वालिटी भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भारत है वो बहुभाषी देश है। हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, वहाँ पे एक अलग अलग लैंग्वेज होती है। लाइक आप यूपी स्टेट साइड हैं तो वहाँ अलग लैंग्वेज है। यूपी से एमपी जा रहे हैं, चेंज होती है। एमपी पर से पंजाब, पंजाब से गुजरात, महाराष्ट्र, स्टेट स्टेट पे अलग अलग लैंग्वेज है। कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं मराठी, कहीं गुजराती, कहीं हिंदी, कहीं पे तमिल, कहीं तेलुगु, कन्नड़। इतनी सारी भाषाएं हैं कि किसी एक भाषा को चूज करना इज नॉट पॉसिबल। और इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और राष्ट्रभाषा वो भाषा जो पूरे देश के नागरिकों द्वारा बोली जाती है, और राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजकाज के लिए, जो हमारे वर्क के लिए यूज की जाती है, जो वर्किंग लैंग्वेज है इंडिया की, वो हिंदी है। वर्किंग लैंग्वेज इंडिया की क्या है? हिंदी है। राजभाषा हमारी हिंदी है। ये आपको समझ में आया होगा।
और इसके लिए एक आर्टिकल भी होता है, एक अनुच्छेद होता है संविधान का, जिसके थ्रू हम हिंदी को राजभाषा कहते हैं। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि किस आर्टिकल के थ्रू, किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो वो होता है अनुच्छेद आर्टिकल 343(1). 343 एक ऐसा जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, एक के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इस आर्टिकल का आपको खास ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल के द्वारा हिंदी हमारी राजभाषा होती है, तो 343(1) के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। अब आगे समझते हैं भाषा अधिगम और अर्जन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कि अधिगम और अर्जन क्या होता है, भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन क्या होता है। तो पहले हम अर्जन समझते हैं कि भाषा का अर्जन क्या होता है। भाषा का अर्जन क्या होता है, यानी कि एक्विजिशन क्या होता है, एक्वायर भाषा का। तो भाषा का अर्जन होता है कि जब हम बिना किसी शिक्षण प्रणाली के द्वारा, बिना किसी रूल्स को पढ़े, बहुत ही सहजता से, बहुत ही सिंपल तरीके से अपने वातावरण से एक लैंग्वेज को अर्जित कर लेते हैं, अपने वातावरण से एक भाषा को अर्जित कर लेते हैं, वो होता है भाषा का अर्जन। यानी कि जब हम बिना किसी स्कूल, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी टीचर के हम एक लैंग्वेज बोलने लगते हैं, वो होता है भाषा का अर्जन। यानी कि हम अपने वातावरण से, हमने आसपास जो भाषा सुन रहे हैं उस भाषा को हम बोलने लगते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, भले ही उसका ग्रामर या उसका रिटन फॉर्म हमें नहीं आता है। क्योंकि ऐसे हमारे आसपास, आप छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता है, जिनको लिखना नहीं आता और जिनको पढ़ना भी नहीं आता। इवन हिंदी भी शायद लिखनी और पढ़नी दोनों नहीं आती है, बट दे कैन स्पीक, वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो उन्हें बोलना भी है, उन्हें बोलना आता है। वो कैसे आता है, क्योंकि उन्होंने अपने वातावरण से उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया है और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सहजता से अपने आसपास से उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया है। तो वही होता है भाषा का अर्जन। उस लैंग्वेज को अर्जित कर लिया, उस लैंग्वेज को सुनते सुनते वो बोलने लगे, तो होता है भाषा का अर्जन। सिंपली आप समझ गए होंगे कि बिना किसी शिक्षण प्रणाली द्वारा, बिना किसी रूल्स को पढ़े, नियमों को जाने, व्याकरण को पढ़े, हम एक भाषा को बोलने लगते हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण की भाषा होती है, सुनते हैं और बोलने लगते हैं, वो होती है भाषा, वो होता है भाषा का अर्जन। अब इसके कुछ क्वालिटीज, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि भाषा का जो अर्जन है वो क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया होती है। भाषा का अर्जन क्या होता है, एक अचेतन प्रक्रिया होती है। अचेतन यानी कि सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी पेन पेपर, बिना किसी बुक के हम अपने आसपास की भाषा को बोलने लगते हैं। इसे वो कहते हैं अचेतन प्रक्रिया होती है। बहुत ही मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, किसी बच्चे का बॉर्न हुआ और उसके आसपास उसकी मम्मी या पापा जो लैंग्वेज बोलते हैं वो उसको बोलने लगता है, और वो स्कूल भी जाता है तो उसको वो लैंग्वेज आती रहती है। अब किसी भी बच्चे को हम, कोई भी माँ उसको बुक और कॉपी खोल के कोई लैंग्वेज नहीं सिखाते कि हाँ बुक खोला और बुक से उसे एक एक चीज पढ़ के सुनाई तब वो बोलने लगा। वो सुनता है और बोलने लगता है। इसी के कहते हैं कि एक अचेतन प्रक्रिया होती है। और इसके अलावा ये जो रिलेटेड होता है, ये पहली भाषा से रिलेटेड होता है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो अर्जित होती है। जैसे मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, अब वो मैंने अपने घर से सीखी है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट जो लैंग्वेज, जो भाषा अपने घर से सीख कर आता है, नर्सरी में किसी बच्चे का एडमिशन हुआ
तो उसे उसे टीचर बोलना नहीं सिखाएगी, उसे बोलना कहीं ना कहीं आता है, उसे कोई ना कोई एक लैंग्वेज वो लेकर आया है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा, जिसके थ्रू वो टीचर की बात को सुनेगा, उनसे अपनी बात को कहेगा और जो वो बोलेगी उसको समझेगा। तो जो लैंग्वेज बच्चा अपने घर से लेकर आया है वो भाषा का वो उसकी अर्जित भाषा है, वो उसकी पहली भाषा है, या इसको हम मातृभाषा भी कह सकते हैं, मातृभाषा भी कहेंगे। अर्जित भाषा होती है, अचेतन होती है, पहली भाषा होती है। तो ये होता है भाषा का अर्जन। और अब बात करते हैं भाषा के अधिगम की। ये समझने वाली बात है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूंगी और उसके आप रट लेंगे और आपका समझ में आ जाएगा। ये समझने वाली चीजें हैं, तो इसे मैं समझा रही हूँ। तो आप समझने पे फोकस करिए, ना कि आपको भाषा के अर्जन की एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन नहीं पता चले। डेफिनेशन रटने का काम नहीं, हम बच्चे नहीं रह गए हैं, हम एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं। हमें समझने पे फोकस करना है, ना कि एक डेफिनेशन चाहिए हमें। और फिर आता है भाषा का अधिगम। अर्जन और अधिगम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अधिगम, अगर अर्जन वो था तो अधिगम क्या होगा कि जब एक शिक्षण प्रणाली द्वारा एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम के द्वारा हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी भाषा को सीखते हैं, या हमने मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, या हम स्कूल में गए और टीचर ने हमें इंग्लिश सिखाई, हमने एक प्रॉपर वे बुक यूज की, बुक के द्वारा हमने पहले उसके नियमों को पढ़ा, उसके व्याकरण को पढ़ा और प्रॉपर वे में फिर उसमें जो व्याकरण है उनके नियमों को पढ़ा, उन सारी चीज़ों को पढ़ा, तो वो होता है भाषा का अधिगम। किसी भाषा को जब हम सीखते हैं तो वो अधिगम कहलाती है। जिस भाषा को हम सीखते हैं, जैसे कि मुझे हिंदी आती है तो वो मेरी अर्जित भाषा, और मैंने इंग्लिश किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल के द्वारा या कहीं से भी मैंने सीखी तो वो मेरी दूसरी भाषा है, वो भाषा का अधिगम कहलाएगा। अब जो भाषा का अधिगम मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो भाषा का अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है, तो भाषा का अधिगम क्या होगा, एक चेतन प्रक्रिया होगी, चेतन प्रक्रिया होगी। लाइक अगर हमें इंग्लिश में एक बात करने को कह दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। मैं अभी बोल रही हूँ, बोले जा रही हूँ, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे मुंह से वर्ड्स अपने आप निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो अर्जित भाषा है वो हिंदी है। अब मैं अगर इंग्लिश भी सीख लेती हूँ, हालांकि ऐसा ही नहीं इंग्लिश आती है, इंग्लिश भी सीख लेती हूँ, तो वो अधिगम की भाषा होगी, चेतन प्रक्रिया होगी। चेतन प्रक्रिया यानी कि जब हम एक प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल से, बुक के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा रूल्स को, ग्रामर को, व्याकरण को पढ़कर किसी भाषा को सीखते हैं, तो वो होता है अधिगम। और यही होती है चेतन प्रक्रिया, यानी कि एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है, कॉन्शियसली सीखते हैं, और ये रिलेटेड होता है हमारी दूसरी भाषा। ठीक है, अब दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, पांचवी हो सकती है, बट पहली भाषा के अलावा हम जितनी भाषाएं सीखते हैं वो हम अधिगम होगा, वो हमारा भाषा का, लैंग्वेज का लर्निंग होगा, वो भाषा का अधिगम कहलाएगा। दूसरी भाषा होगी और चेतन प्रक्रिया होगी। और एक पॉइंट आता है कि भाषा के अधिगम और भाषा के अर्जन में एक कौन सा फैक्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है। भाषा के अधिगम और अर्जन में, भाषा के अधिगम व अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो होगा वो किसका होगा, वो किसका होगा, वो अंतर होगा वातावरण का, यानी कि इन्वायरमेंट का। अब इन्वायरमेंट का अंतर होगा कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, या मान लीजिए इंग्लिश ही छोड़िए, पंजाबी नहीं आती, गुजराती या मराठी मान लीजिए हमें नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें महाराष्ट्र में ले जाया जाए, 5-6 महीना वहाँ छोड़ दिया जाए, तो हम अपने आप मराठी बोलने लगेंगे।
तो वातावरण का बहुत ज़्यादा अंतर होता है भाषा अधिगम और अर्जन में। जो वातावरण है वो हमारा बदलता है, तो हम लैंग्वेज को सीखने और लैंग्वेज के अर्जन में, भाषा को सीखने और भाषा के अर्जन में वातावरण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर किसका होता है? वातावरण का। और किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा के अर्जन के लिए या अधिगम के लिए अगर भाषा का अधिगम हो रहा है, बच्चा किसी भाषा को सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे हमें एक समृद्ध वातावरण उसे प्रोवाइड कराना चाहिए, जिसमें कि वो भाषा को बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही सहज रूप से बोल सके, भाषा को बहुत सही सहज रूप से बोल सके, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, अपनी बातों को कह सके बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। उसे अनकंफर्टेबल फील होगा तो वो कहीं ना कहीं नहीं बोलेगा। फिर अगर उसे हिंदी भी बोलने के लिए कह दिया जाए, जो उसको बहुत अच्छे से आता है, उसकी अर्जित भाषा है, तो नहीं बोलेगा। एनवायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है और एनवायरमेंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाषा का अधिगम और अर्जन आपने समझा। भाषा अर्जन जो है वो अचेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिगम जो है वो चेतन प्रक्रिया है, और अंतर भी मैंने बताया। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है वो है त्रिभाषा सूत्र। यही सेम टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी में भी है, जो कि मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ अपनी इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में ही शायद त्रिभाषा सूत्र होगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा सूत्र क्या है? 1964 और 1964 में एक आयोग पास हुआ जिसे कहते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग पास किया गया, और इस कोठारी आयोग में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई। त्रिभाषा सूत्र को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया कि जो बच्चे का जो त्रिभाषा सूत्र की बात की गई कि इस आयोग ने त्रिभाषा को सूत्र को प्रमोट किया और कहा कि बच्चे को 3 भाषाएं सिखानी चाहिए। एक बच्चे को 3 भाषाएं सिखानी चाहिए, और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? त्रिभाषा सूत्र किस आयोग के थ्रू आया? कोठारी आयोग के थ्रू। और कोठारी आयोग किस ईयर में हुआ? 1964 to 66 में पास हुआ और लागू हुआ था 1968 में, और इसने त्रिभाषा सूत्र को दिया। अब त्रिभाषा सूत्र क्या है ये हम जानते हैं। 3 भाषाएं, सिंपल समझ में आ रहा होगा, 3 भाषाओं का फॉर्मूला यूज करना चाहिए पढ़ाने में, कि एक बच्चे को 3 लैंग्वेज सिखानी चाहिए। अब वो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो जगह जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वो स्टेट जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और जो नेक्स्ट है जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहां पे कौन सी 3 लैंग्वेज होगी? तो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, सबसे पहले यहाँ पे होगी मातृभाषा। पहली भाषा क्या होगी बच्चे की? वो होगी मातृभाषा, यानी कि मदर टंग, जो वो सीख के आया है। सबसे पहले जिस भाषा को वो एक्वायर करता है, जिस भाषा का अर्जन वो करता है, वो भाषा मातृभाषा उसकी पहली भाषा होगी, उसे सिखाई जाएगी। दूसरी भाषा जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, वहां पे जो सेकेंड लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा। जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहां पे जो सेकेंड लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा। और यहाँ पे थर्ड क्या होगा? वो होगा कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा, कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा, कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा
और ये भारतीय आधुनिक भाषा क्या होगी? जो हमारी 22 भाषाएं हैं। भारतीय आधुनिक भाषाओं में कितनी भाषाएं आती है? 22 भाषाएं हैं। जिन 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा यहाँ पे तीसरे नंबर पर आएगी। यानी कि एक बच्चे को 3 लैंग्वेज सिखानी चाहिए। पहली क्या होगी? मातृभाषा, और अगर जो वो बच्चा हिंदी बोलता है तो दूसरी भाषा उसकी इंग्लिश होगी, और तीसरी भाषा जो होगी वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा होगी। और जो संविधान में बताया गया है, संविधान में जिन 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है, जिन 22 भाषाओं के बारे में बताया गया, उसमें से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे 3rd नंबर पे आएगी। अब जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहां पे जो 3 आएंगी, पहली यहाँ पे मातृभाषा होगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे बात करते हैं, कोई बच्चा है जो जिसको जैसे जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, कोई बच्चा है जो इसकी मातृभाषा क्या गुजराती है। मान लीजिए उसने गुजराती अपने आसपास के एनवायरमेंट से, अपने माता पिता से सीख रखी थी। उसके माँ बाप जो है वो गुजराती बोलते थे, तो उसने गुजराती सीख ली। अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आएगी वो हिंदी आएगी। हिंदी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। दूसरे नंबर पे जो आएगी वो हिंदी आएगी। एक बच्चे की मातृभाषा हुई जो उसने अपने माँ बाप से सीखी, दूसरी हिंदी पढ़ाई जाएगी उसे, तीसरी कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? तीसरी भाषा जो होगी वो कोई भी एक भारतीय आधुनिक भाषा, लिखने में पता नहीं क्या हो रहा है आज, कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा। अब यहाँ पे इंग्लिश भी आ सकता है, क्योंकि उस 22 भाषाओं में इंग्लिश का भी जिक्र है, एक इंग्लिश भी आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए उन 22 भाषाओं में गुजराती का जिक्र हुआ। अब गुजराती जो है बच्चे की पहले से मातृभाषा है, गुजराती उसने पहले से अपने एनवायरमेंट से सीख रखी है, गुजराती वो बोलता है, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। मान लीजिए उसकी मातृभाषा इंग्लिश है, मान लीजिए वो इंग्लिश बोलता है, तो यहाँ पे गुजराती, मराठी, पंजाबी या कन्नड़, तेलुगु, इसमें से कोई एक भाषा आ जाएगी। तो सिंपल आप इसको समझ गए होंगे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होगा? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये होता है कि जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहां पे मातृभाषा, पहली भाषा बच्चे को सिखाई जाएगी, उसकी मातृभाषा जो वो सीख चुका है। दूसरी उसे इंग्लिश सिखाई जाएगी। तीसरी कोई भारतीय आधुनिक भाषा, कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी जो 22 भाषाओं में से एक होगी। तीसरे, और जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है वहां पे पहली उसकी मातृभाषा होगी कोई भी, दूसरी हिंदी होगी, और तीसरी कोई भारतीय आधुनिक भाषा, वही जो मैंने पहले बताया कि 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा, या इंग्लिश हो सकती है। तो यही है त्रिभाषा सूत्र, जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। और इससे क्वेश्चन आता है, हिंदी पेडागोजी में भी आता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है। इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, और हिंदी पेडागोजी में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और यहीं तक हम इस टॉपिक को रखते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जो आप करते हैं, और वीडियो को पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी के लिए तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच।